आपकी बात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं कुछ खास मेहमान। ये वो हैं जिन्होंने अपने लाइफ को देश की सेवा में डेडिकेट किया है। ये वो हैं जिन्होंने हमारे सरहदों को सुरक्षित रखा है। ये वो हैं जो आज भी जाबाज कहलाते हैं। आज इन खास मेहमानों से हम जानेंगे कैसा था वो दौर इनके सर्विस पीरियड का, और कुछ खास कहानियाँ, कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ भी हम इनसे सुनेंगे। ज़रूर रही होगी कुछ खास बातें, कुछ इंस्टेंसेस जो ये शेयर करना चाहेंगे। आज हमारे साथ आज जुड़े हैं कर्नल दिव्य भट्टाचार्य। वेरी वार्म वेलकम टू यू सर, टू आपकी बात। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर पलाश चौधरी। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। और हमारे साथ जुड़े हैं आज आपकी बात में लेफ्टिनेंट जनरल आर.पी. कलिता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपकी बात में। पहले मैं जानना चाहूँगा लेफ्टिनेंट जनरल आर.पी. कलिता सर के पास। सर, आर्मी, आप सब फोर्सेस से हैं, डिफेंस फोर्सेस से हैं, आर्मी से हैं, वेरी रिस्पेक्टेड रिटायर्ड ऑफिसर्स नाउ, एंड वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव यू हियर इन आपकी बात टुडे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आज सर आपसे, जो एक लड़का, एक बच्चा एक यूथ आर्मी ज्वाइन करता है, ही इज़ ऑलवेज मोटिवेटेड बाय समथिंग. It's less of a livelihood, more of a motivation that prompts him to join the army. क्या आपके लिए भी ऐसा कोई मोटिवेशन था जिसने आपको प्रॉम्प्ट किया, जिसने आपको ये अंदर से आवाज़ आई कि मुझे फोर्सेस में ही जाना है? बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि सेना के प्रत्येक नुमाइंदे के पीछे कोई ना कोई कहानी है। तो मेरे कहानी मेरे जन्म स्थान से शुरू हुआ था। मेरा जन्म तमुलपुर में हुआ था, और जहाँ पे हम लोग रहते थे उसके पीछे तमुलपुर का आर्मी कैंप था। तो बचपन से जैसे मैं बड़ा हुआ, तो मैं आर्मी कैंप के नज़दीक रहने की वजह से उनके ड्रिल्स, उनके पीटीज, गेम्स या बाकी उनका जो एक्टिविटी था वो देखते रहते थे। वो देखते हुए मैं बड़ा हुआ था। और मेरे पिताजी उस स्कूल के हेडमास्टर थे, तो वहाँ पे एनसीसी के भी काफ़ी एक्टिविटीज़ होते थे। तो उनके साथ जब मेरा मेल मिलाप होना शुरू हुआ, तो बचपन से ही मैं वो यूनिफॉर्म देख के मोटिवेट हुआ था कि आगे बढ़कर, बड़ा होकर मुझे भी सेना में योग देना है। एक बहुत ही क्लोज कनेक्शन, टच रहा आर्मी से फ्रॉम अ वेरी यंग एज, एंड दैट इज़ समथिंग विच मोटिवेटेड यू टू जॉइन द आर्मी। सर, आपकी भी कोई ऐसी कहानी रही होगी? जी हाँ, मेरे घर में मेरे फादर के कज़न ब्रदर थे, ब्रिगेडियर पी.के. चौधरी। वो 14 पंजाब में थे, अभी नहीं रहे। वो पहले से ही मेरे फादर को घर में जब भी मिलते थे तो बताते थे, तुम्हारे एक बेटा फ़ौज में जाना चाहिए। मेरा फादर भी काफ़ी चाहते थे कि उनके कोई एक बेटा फ़ौज में जाए। फिर आया टाइम, जो भी मैं सबसे बड़ा हूँ घर में, चारों बेटे में से अपने पेरेंट्स के, तो मैं सैनिक स्कूल में चला गया। सैनिक में एक बार एडमिशन हो गया है तो सैनिक स्कूल अपने आप ही आपको उसके बाद कोई मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। वहाँ के एम ही है सैनिक स्कूल का कि वो एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी या फ़ौज के लिए आपको तैयार करे, साथ साथ एजुकेशन भी हो। तो वहाँ पे हमको सभी ने, हमारे सीनियर्स, जो जनरल कलिता भी हमारे सीनियर थे स्कूल, और प्लस बाकी लोग हमारे सीनियर जो ऑलरेडी एनडीए में हो चुके थे। हमारा एम होता था, हमारा हमेशा लक्ष्य होता था हमको कैसे यूपीएससी एग्ज़ाम पास करे, एसएसबी क्लियर करे और एनडीए में भर्ती हो। उसी चाहत के कारण हम गए, और उसके बाद इट इज़ द सर्विस दैट वी हैव डन। Schoolmates sitting together on this platform today. Colonel Bhattacharya, your story. मेरा कहानी बचपन से ही शुरू होता है, क्योंकि मेरे जीजाजी कर्नल मनोरंजन गोस्वामी, वो मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत थे। और घर में उनको जब मैं देखता था कि यूनिफॉर्म, स्मार्ट आर्मी यूनिफॉर्म में आते थे, तो मुझे लगता था कि एक दिन मैं भी यूनिफॉर्म पहनूंगा। और घर का माहौल भी ऐसा था कि मेरे पिताजी चाह रहे थे कि उनके तीन बच्चों लड़के में से कोई ना कोई फौज में जाए।
मेरा मझला भाई वो सैनिक स्कूल ग्वालपाड़ा गए और मैं डॉन बॉस्को हाई स्कूल पान बाजार गुवाहाटी में पढ़ता था। और जीजा जी ने बताया कि एक बहुत ही अच्छा स्कूल RIMC देहरादून है, वहाँ के लिए कोशिश करना है। इसलिए 11 साल में ही मैं RIMC का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और वहाँ सिलेक्ट हुआ और फिर मैं RIMC में ज्वाइन किया। और उसके बाद फिर RIMC से NDA IMA नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी और बाद में फिर एक सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे फौज में, आर्मी में मैंने ज्वाइन किया। सो हर कहीं एक देयर इज अ सैनिक स्कूल कनेक्शन। अगर हम असम की बात करें, देयर इज समहाउ अ सैनिक स्कूल कनेक्शन एंड ऑफ कोर्स इट्स इन द फैमिली और नेबरहुड जो हम देख रहे हैं। शौर्य कहा जाता है, जो फोर्सेस के साथ एक वर्ड जुड़ा जाता है वो है शौर्य। और शायद से ये शौर्य, ये वीरता और कुछ हद तक क्या मैं कह सकता हूँ ग्लैमर भी एक फोर्सेस का था जो आकर्षित करता है यूथ्स को, जनरेशन्स ऑफ यूथ्स को आकर्षित किया। इवन व्हेन आई वाज इन आउट ऑफ क्लास इन क्लास 12 आई वांटेड टू जॉइन द आर्मी, आई सेट फॉर द NDA। सो इट इज़ दैट वैलर and that want to be the hero for the nation that always motivated us to join the army. kahin na kahi, is it for this reason that Indian Army has been able to produce brilliant officers, brilliant men, batch after batch, sir? शौर्य के साथ साथ जो हमारे सेना का जो कानून है, कानून व्यवस्था है या ट्रेडिशंस है, जो कस्टम एंड ट्रेडिशंस बोलते हैं, वो काफ़ी रिच रहे हैं। और साथ ही जो हमारे ट्रेनिंग का प्रक्रिया है, नेशनल डिफेंस एकेडमी हो या इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी हो, जो ऑफिसर्स के लिए ट्रेन करते हैं, और साथ ही जो रेजिमेंटल सेंटर्स है, जो जवानों को ट्रेनिंग दिया जाता है, वो काफ़ी उम्दे दर्जे का है। बिल्कुल, क्योंकि एक स्टैंडर्ड को कायम किया जाता है, उसको कायम किया जाता है इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। और साथ ही अपना देश के प्रति जो समर्पण का भावना है, देश के लिए सब कुछ न्योछावर करने का जो भावना है, उसको जागृत करने के लिए भी अलग प्रकार के ट्रेनिंग के दौरान ही लेक्चर्स वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिससे मोटिवेट होके हम लोग, आप शौर्य बोल रहे या देश रक्षा बोल रहे, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। सर एक सवाल है, जो मेरे कुछ पर्सनली में फ्रेंड्स हैं जो फोर्सेस में हैं आज, तो जब उन्होंने ज्वाइन किया था फोर्सेस, सो यूज्ड टू लुक अप टू देम, अरे यार तेरा तो आर्मी में हो गया, तेरा तो एयरफोर्स में हो गया, लाइफ इज सेट, लाइफ इज कूल एंड यू आर अ हीरो मैन फॉर द नेशन। सबका एक ही रिएक्शन था, यार ऐसे नहीं होता है, वी नो हाउ टफ इट इज एंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू नाउ, इट्स नॉट अ केक वॉक। तुम लोग जो सोच रहे हो बैठ के, ऐसा नहीं है, आओ ट्रेनिंग करो हमारे साथ एंड गो थ्रू दैट ग्रिलिंग सेशन एंड यू विल नो। सो इट्स लाइक इट्स अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ ऑन द अदर साइड। और कभी तो मतलब इन जेस्ट कहते थे, कभी तो लगता है यार क्यों ज्वाइन कर लिया। तो ऐसा कभी फीलिंग आया ज्वाइनिंग के बाद इन द इनिशियल डेज? ऐसा तो नहीं। ज्वाइन करने के बाद यू गेट अ वेरी ग्रेट सेंस ऑफ प्राइड because you have joined, which is you think initially कि it is not ये मुमकिन नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊँगा कि नहीं। then you get that confidence out of your whatever preparation you do, then you join it and you go through this training, NDA, IMA, then you reach there, then you think that thing after this training institutions like the academies like NDA and IMA, they're training in on what General Kalita has already said. They already make you from that raw bubbly boy from a school, maybe a Sainik school or a military school, but he will make you cut out an officer there. So by the time you are second lieutenant, you are totally full of josh. You know that I can conquer the world. That is the feeling that you get. Secondly, yes, if I say what you have just mentioned कि ये जब कभी कभी आपको लगता है क्यों ज्वाइन किया, ऐसा नहीं होता है, मोमेंटरीली होता है। सपोज देयर इज अ स्मॉल थिंग कॉल्ड 10 किलोमीटर रन। टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, एवरीबडी स्टार्ट्स विथ कि मेरे को एक्सीलेंट में आना है, तो सारे भगवान के नाम ले लेते हैं हम, जब तक भागते रहते हैं हाफ वे। आफ्टर 5 किलोमीटर सारे गालियाँ अपने आप ही आ जाते हैं मुंह में, क्यों आया, क्यों ज्वाइन किया, जो आपने बोला। तो
वो that is momentarily that to make your that determination, because everybody get tired after 2 kilometers, but your mental robustness, mental endurance makes you do things, and you find it after you do it, तब पता लगता है कि यस आपके बॉडी का आपका जो ट्रेनिंग मिला है वो आपका खुद का क्षमता कितना ज़्यादा है, हम वो रियलाइज़ करते हैं, हमको रियलाइज़ करवाते हैं जब तक ये ट्रेनिंग के दौरान. तो वंस यू आर देयर इन द आर्मी, ऐसा कभी रिग्रेट फुल फीलिंग कभी आता ही नहीं. यू वांट टू डू मोर. जब हमारे इनिशियल ज्वाइनिंग डेज होता है, आई मे बी रॉन्ग, आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड इट पर्सनली, बट सबको लगता है, सर ने भी मेंशन किया, सबको लगता है हम जाएंगे और छा जाएंगे. we'll do it, I'll be the, I'll shine in every activity, I'll ensure I'm the best cadet, I'm the best soldier. But probably very soon you realize कि it's not easy, and what is most important is perseverance and discipline. Only these two, ये जो दो चीज़ें हैं, सिर्फ यही चीज़ें आपको आगे ले जा सकती हैं. और ये जो ब्रह्म ज्ञान ये कितनी जल्दी आ जाता है ट्रेनिंग पीरियड में. मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ललिता सर है, पलाश सर है, हम लोग सभी एनडीए के थ्रू गए. सो एनडीए में हम लोग गए थे क्लास 11th के बाद, और उस टाइम पे जैसे बताया गया है कि हमेशा ये होता था कि हाँ मैं ही बेस्ट हूँ, और अगर 300 कैडेट्स ज्वाइन कर रहे हैं तो 300 कैडेट्स सोचते थे कि मैं ही बेस्ट हूं, जो आपने बताया. और जब कंपटीशन होता था तो हो सकता है कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई लास्ट भी हो सकता है. पर फौज के अंदर और खास तौर पे हमारे जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग ऐसे बनाया गया है कि कंपटीशन से ज्यादा मेल मिलाप, कोऑपरेशन ज्यादा होता है. अगर ऐसा भी मैंने देखा है एकेडमी में कि कोई फर्स्ट आ रहा है क्रॉस कंट्री रेस में 15 किलोमीटर 17 किलोमीटर के बाद, अचानक हो सकता है लास्ट पे पैर में मोच आ गया या किसी वजह से, तो सेकंड जो है वो कोशिश करता है कि भाई इसको, ये फर्स्ट आ रहा है 100 मीटर रह गया, इसको फर्स्ट होने दो. तो ये कैमरेडरी जो फ्रेंडशिप होता है वो मैं समझता हूं ये कंपटीशन से बढ़कर फ्रेंडशिप बन जाता है. और आज इसलिए आप देखेंगे कि फौज में जो दोस्ती बनता है, जो फ्रेंडशिप बनता है, और खाली एक ही कोर्स का नहीं, सीनियर हो जूनियर हो, एक इंस्टीट्यूशन में अगर ट्रेनिंग किया है तो जो कोर्स में स्पिरिट होता है या एकेडमी स्पिरिट बोलते हैं, तो इतना बढ़ चढ़ के होता है कि मुझे अगर आज भी कुछ रिटायरमेंट के बाद कुछ काम हो, मैं किसी दोस्त को देहरादून में फोन करूंगा, मुझे पता है कि वो करेगा. और यही फ्रेंडशिप बाद में जाके सर्विस लाइफ पे बहुत काम देते हैं, क्योंकि आप सर्विस लाइफ पे जब जाते हैं तब आपको मालूम है कि आप पेट्रोलिंग पे गए हैं, तो आप लोग सभी पेट्रोल में जितने लोग हैं सभी एक साथ एक लक्ष्य के साथ गए हैं, और एक दूसरे के सहारे पे ही वो लोग, उनको मालूम है कि अगर आज वापस आना है तो एक दूसरे साथ पे रह के, और ऐसा हमेशा होता है कि फुल सपोर्ट मिलता है. बिल्कुल, टीम वर्क इज द की, इज एसेंशियल. और मैं इसलिए सोचता हूं कि जो हमारे ट्रेनिंग है उस पे दो चीज, एक आत्मविश्वास, आत्मविश्वास अपने ऊपर वो आ जाता है, और दूसरा जो है अनुशासन, और तीसरा जो है वो टीम वर्क. ये तीन मुद्दे पे ही एब्सोल्युटली हम इस पे और बातचीत करेंगे इस बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद. आपकी बात में आपका स्वागत है. हमारे साथ आज जुड़े हैं सेना के कुछ बहुत ही सीनियर, वेरी सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर्स. लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता सर है हमारे साथ. सर, जानना चाहेंगे, अभी ब्रेक से पहले हम लोग टीम वर्क के ऊपर बात कर रहे थे. ये टीम वर्क जो है आर्मी का, एंड नॉट जस्ट आर्मी, बिटवीन फोर्सेस, द ट्राई सर्विसेज, ये टीम वर्क कितना काम आता है, स्पेशली फ्रंटियर एरियाज में. अब डिफरेंट रेजिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट यूनिट्स होते हैं. हाउ important is teamwork the lifeline when it comes to operations and even surviving postings in frontier areas?
जैसे कल भट्टाचार्य ने बताया कि टीम वर्क का पहले शुरुआत होता है ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग के दौरान जब आप मुश्किल से मुश्किल कार्य एक साथ एकजुट होकर मिल के करते हैं तो उससे टीम वर्क का महत्व के बारे में एहसास होता है, महसूस होता है। और उसको जैसे हम लोग ट्रेनिंग के बाद यूनिट में जाके ज्वाइन करते हैं तो यूनिट में भी हम सिमिलर कार्य करते हैं। जैसे हमारे जवानों के साथ खेल कूद के मैदान से लेके सुबह पीटी में भागना या किसी और प्रकार के फुटबॉल खेलना, बास्केटबॉल खेलना, कंपटीशन में हिस्सा लेना, चाहे वो प्रोफेशनल कंपटीशन हो या खेल कूद का कंपटीशन हो, तो हर एक एक्टिविटी में टीम वर्क का जो भावना है उसको जागृत करने के लिए कोशिश करते हैं। तो वो जाके जब हम फ्रंटियर में डिप्लॉयड होता है वही टीम वर्क का जो है मैनिफेस्टेशन फ्रंटियर में होता है। और जब हम एक वहाँ भी जैसे हम लोग फौज में एक तरीका है काम करने का कि अलग अलग गुट में काम करते हैं, सेक्शन बोलते हैं या प्लाटून बोलते हैं। तो सेक्शन के अंदर जैसे 10 आदमी है, 10 जवान है सेक्शन में, एक कंपनी है 126 और अन्य रैंक है, तो उसके अंदर जो टीम वर्क है उसका गठन किया जाता है ट्रेनिंग के दौरान या खेल कूद के मैदान में। और उसी का मैनिफेस्टेशन जैसे मैंने बोला जब हम फ्रंटियर में डिप्लॉय होते हैं उसको देखा जाता है। जब एक सेक्शन एक साथ काम करते हैं, हमारा एक जोड़ी में काम करते हैं जिसको हम बडी सिस्टम बोलते हैं। मतलब एक दूसरे के देखभाल करना है। जो बडी में जो 2 आदमी रहते हैं, 2 सैनिक रहते हैं, एक दूसरे का देखभाल करते की हर प्रकार के ऑपरेशन के दौरान और बाकी पीस टाइम पे भी। तो उस प्रकार के जो टीम वर्क का जो है उसका गठन किया जाता है जिसका हम लोग ऑपरेशन के दौरान खास तौर पे नज़र आता है। सर, अगर हम इनिशियल सर्विस ईयर्स की बात करें, जब ज्वाइनिंग होती है, आई बिलीव इनिशियल 2 years 3 years वुड बी वेरी एक्साइटिंग। द फर्स्ट ईयर वुड बी वेरी एक्साइटिंग, आपकी पोस्टिंग हो रही है, नई चीज़ें और भी ट्रेनिंग हो रही है, उसके बाद और भी ट्रेनिंग कोर्सेज करने पड़ते हैं। वी आर नॉट गेटिंग इनटू द टेक्निकलिटीज एज सच, बट इनिशियल पीरियड इज़ एक्साइटिंग। ऐसा कोई फेज क्या आता है जब लगता है कि यू अगेन नीड टू मोटिवेट योर सेल्फ टू कंटिन्यू इन अ पर्टिकुलर पोस्टिंग, स्पेशली रिमोट एरिया पोस्टिंग, फ्रंटियर पोस्टिंग, जहाँ पे आप अरुणाचल के पार्ट्स ले लीजिए, काफ़ी रिमोट एरियाज़ हैं, आप काफ़ी दिनों तक फैमिली से बात नहीं कर पाते, फ्रेंड्स से बात नहीं कर पाते। ऑफ कोर्स आपकी जो फेलो सोल्जर्स हैं, जो फेलो कलीग्स हैं, वही आपकी फैमिली है उस वक्त। कहीं ना कहीं एक क्या खुद को मोटिवेट करने का एक ज़रूरत पड़ता है उस वक्त, या फिर इट्स ओके, यू आर ट्रेन्ड फॉर दैट एंड इट डजंट मैटर? जी हाँ, कभी कभी ऐसा मौका आता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। मेरे को तो कभी लगा नहीं कि ऐसा कि मेरे को ज़रूरत पड़ा कि मैं नहीं कहाँ आ गया हूँ, क्यों मैं यहाँ पे हूँ। हम ये जो पोस्टिंग है एक जगह से दूसरे जगह जाना 2 से 3 साल के अंदर जाके नया वो है ना कि हम खुद अडॉप्ट हो जाते हैं उसमें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी आर्म फोर्सेस पर्सन इज़ हिज अडॉप्टेबिलिटी एंड एडजस्टेबिलिटी। ये चीज़ें कि ना कि आपको होते हैं, आपके परिवार में आपका वाइफ, आपका बच्चे सारे वो अडॉप्ट होते हैं। ऐसा है कि मेरा बेटा इनफैक्ट 9th या 10th स्टैंडर्ड तक 12 स्कूलों में पढ़ा है, कभी कभी मतलब एक क्लास में 2 जगह भी पढ़े। आई फील फॉर हिम। तो थिंग्स लाइक दैट probably he will curse me today कि वो एक जगह नहीं हुआ, बाद में ही got his stability later। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और जैसे कि हम कभी, जैसे आपने बोला कि वो रिमोट एरिया में पोस्टिंग हो गया, ये हो गया, तो वहाँ पे भी हम एक गोट में रहते हैं, एक कंपनी में है या एक बटालियन के अंदर है या पोस्ट में है, तो एक पोस्ट है तो कुछ ऑफिसर जेसीओ सभी रहते हैं वहाँ पे। जैसे जनरल कलिता साहब ने भी बताया सर ने कि इट इज़ ऑलवेज अ फैमिली विद इन अ फैमिली एंड द लार्जर फैमिली में ये हमने आपको अकेलापन महसूस होने नहीं देते। सो और एक फैक्टर, you have commanded a lot of men under you, especially जो जवान्स होते हैं हमारे, उनको मोटिवेटेड रखना स्पेशली इन रिमोट टेरेन्स कितना डिफ़िकल्ट रहता है। समटाइम्स दे आर ऑल्सो होम सिक, दे आर, एंड एक जो सीनियर और जूनियर का जो एक कम्युनिकेशन टू कीप द मैन मोटिवेटेड ऑल द टाइम, हाउ चैलेंजिंग इज इट in the remotest corners?
एक सेना के एक ऑफिसर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है खुद को और अपने ट्रूप्स को मोटिवेट रखना। ये एक चाहे वो पीस टाइम में हो या ऑपरेशनल एरिया में हो, और सभी जानते हैं कि सेना में मोटिवेशन ख़ास तौर पे नाम, नमक और निशान बोल के किया जाता है। अपने नाम के लिए, अपने यूनिट के नाम के लिए, अपने रेजिमेंट के नाम के लिए, अपनी सेना के नाम के लिए, और अपना नमक जो हमने देश का नमक खाया है, अपना कौम का नमक खाया है, और निशान जो हमारा निशान है रेजिमेंट का हो या देश का हो, देश का तिरंगा हो, वो निशान के नाम को कायम रखने के लिए हम उनका जरिया लेके हम लोग मोटिवेट करते ख़ास तौर पे। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक लीडर और उसके साथ में जो फॉलोअर है, लेड है, जवान है, अन्य रंग है, उनके आपस में जो कम्युनिकेशन है, आपसी एक दूसरे के ऊपर विश्वास, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल फेथ और कॉन्फिडेंस इन ईच अदर्स एबिलिटी, एक दूसरे के एबिलिटी के ऊपर जो कॉन्फिडेंस, विश्वास, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ज़्यादा मैं समझता हूँ सबसे ज़रूरी है बात करना, और टू वे कम्युनिकेशन हमेशा रहना चाहिए, और लीडर हमेशा अपने जवानों के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए उसके लिए, और उससे जो है मोटिवेशन के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं होता। बिल्कुल। I'll just share a personal experience. I was shooting a series for the army back in 2019 में तवांग में शूट कर रहा था, और I went to a particular unit and I was pleasantly surprised to see कि कुछ जवान जैसे कि छुट्टियों से आते रहते हैं, जाते रहते हैं. This continues the thing, and just a batch of jawans had come back. वो वापस आए थे छुट्टियों से, और जो उनका जो 2IC थे और उनके ऊपर भी CEO थे, सो ही वॉज टॉकिंग टू एवरीवन। किसी के घर पे, आई रिमेंबर दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, किसी के घर पे शादी थी, तो पूछा हाँ सब शादी हो गई ठीक ठाक से? हाँ सर हो गई। कितना खर्चा कर लिया सर? इतना। अरे इतना नहीं करना चाहिए था, इतना करना चाहिए था, बाकी आगे का भी तो सोचना है। एंड देयर वाज अ वेरी पर्सनल टच, एन ऑफिसर टॉकिंग टू हिज मैन, एंड अ वेरी पर्सनल टच, एंड दैट वाज वेरी वेरी स्वीट एक्सचेंज। सो उस लेवल तक भी कम्युनिकेशन है शायद से, इसीलिए ट्रूप्स जो हैं सर्वाइव कर पा रहे हैं एक फैमिली की तरह, रिमोटेस्ट फ्रंटियर, इन एनी काइंड ऑफ कंडीशंस, एज लॉन्ग एज दे हैव देयर ब्रदर इन आर्म्स टुगेदर विद देम। फौज में क्या होता है, और एक मैं रोचक चीज बताता हूँ। फौज में मैं 40 साल पे ही ओल्ड मैन हो गया। ओल्ड मैन क्यों? फौज में जो सीओ बनते हैं, सीओ को ओल्ड मैन बोलते हैं, तो मैं 40 साल पे ओल्ड मैन हो गया। नाउ ओल्ड मैन का मतलब ये हो गया कि फैमिली का मुखिया और यूनिट का मुखिया, और यूनिट का अगर मुखिया है तो ऐसा होता है, और खास तौर पे फील्ड एरियाज पे ऐसा होता है कि जो जवान हमारे साथ है वो भी अपने फैमिली मेंबर्स जैसा ही है। तो इट इज अ फैमिली अवे फ्रॉम योर एक्चुअल फैमिली। सो बोथ आर एक्चुअली टू, यू आर हैविंग टू फैमिलीज। और आपका यूनिट का कमांड अगर ठीक चलाना है तो आपको एक पर्सनल टच, जो आपने बताया है, पर्सनल टच होना बहुत जरूरी है। और इसलिए इंडियन आर्मी जाना जाता है कि जवान, जेसीओस और ऑफिसर्स तालमेल करके अपना काम करते हैं। और ऐसा है, होता है कि फौज में, इंडियन आर्मी में, कि सीओ को हर जवान के नाम, उनके फैमिली के बारे में, उनके परिवार में क्या हो रहा है, सब कुछ खबर रहता है, और उनके बारे में बातचीत करते हैं। और जैसे आपने बताया, कभी कभी सलाह भी दे देते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसलिए क्या होता है कि कुछ बड़े, अगर कहीं खर्चा होना है, कुछ होना है किसी जवान, मैं यहां तक देखा हूं कि जवान अपने ऑफिसर के सामने आते हैं और बताते कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना चाहिए। भले पारिवारिक समस्या हो या फाइनेंशियल समस्या हो, और क्योंकि उनके ऑफिसर्स के ऊपर इतना भरोसा है कि वो जानते हैं कि मुझे सही एडवाइस मिलेगा, सही हेल्प मिलेगा। और इसलिए मैं समझता हूं कि इंडियन आर्मी में जो यूनिट है, यूनिट एकजुट होके एक फैमिली जैसा है। बिल्कुल इसका बिल्कुल। मैं एक दूसरा पहलू भी बताना चाहता हूँ। ये सिर्फ ऑफिसर ही जवान को हेल्प करता है ये नहीं, ये दूसरी तरफ से भी होता है। जैसे हम लोग नए नए यूनिट में जब हम गए थे
तो हमारे एक बडी सिस्टम में, जैसे मैंने बोला, Yeah. एक मेरे एक बडी था जवान, एक एक्सपीरियंस जवान था जो लगभग 9-10 साल का सर्विस था, तो वो मेरा बडी था। तो 3-4 महीने के बाद में एक दिन उस आया और मुझे उसने बोला कि साहब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। तो मैंने बोला बताओ। तो उसने बोला कि साहब आप जो, मैं आपको 2-3 महीने में देखा, जो आपका तनख्वाह आता है आप पूरी तनख्वाह को खर्चा कर देते हो। तो उन्होंने बोला कि इस तनख्वाह का कम से कम 20 से 30% आप अपना सेविंग करिए। तो वो सीख मुझे एक मेरे बड़ी जवान से मिला था। मेरे ख्याल से इस प्रकार का जो रिलेशनशिप है और कोई ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। सर ने जो बताया, Absolutely. जैसे मैं जम्मू में था तो मेरा बडी था, हम लोग क्रॉस कंट्री और बीपीटी सर ने बताया वो है। तो एक दिन वो आके सबको, अरे आज सर को मैंने बीपीटी में पीछे छोड़ दिया, मीन्स इतना खुश था ये है। और ऐसा होता है, और फिर मेरे को जब चाय देते समय मुझे बोला कि सर आपको आज क्या हो गया, इतना ऐसा भी मजाक करते हैं कि सर आपको क्या हो गया आज, ये है। तो ऐसा एक तालमेल होता है। और सर कलिता सर ने जो बताया है, बिल्कुल जवान से भी हम काफी कुछ सीखते हैं। Absolutely, it's a brotherly relation that we see. It's time for a very short break again. Stay tuned. स्वागत है आपका फिर से एक बार आपकी बात में। लेफ्टिनेंट जनरल कलिता, द नॉर्थ ईस्ट, सम पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, वो भी कहीं एक डिफ़िकल्ट पोस्टिंग माना जाता है। नॉर्थ ईस्ट कम्स विद इट्स ओन चैलेंजेस, अपनी चैलेंजेस है नॉर्थ ईस्ट की। हम कश्मीर की बाद में बात करेंगे। तो इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट पुलिसिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मिलिट्री ऑपरेशंस। आप हमें जो है नॉर्थ ईस्ट में लोगों से भी काफ़ी इंटरेक्ट करना पड़ता है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है काफ़ी जगहों में, एंड दैट डजंट मीन कि द आर्मी कैन गो ऑल आउट। नो, दैट इज़ देयर फॉर रेजिस्टेंस इन ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में रेजिस्टेंस के लिए है, लेकिन जो हमारी फोर्सेस जो हमने देखा है, लोगों के साथ, लोकल लोगों के साथ, इंडिजिनस लोगों के साथ एक बहुत तालमेल रख के चला है, एंड दैट्स व्हाई प्रॉब्ली इट हैज़ बीन सक्सेसफुल। सो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, इंटरेक्शन विद पीपल इन ड्यूरिंग वेरियस पोस्टिंग्स एंड ऑफ द फोर्सेस इन जनरल, उनका जो इंटरेक्शन रहा लोगों से? देखिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी स्टेट में अंदरूनी हालात की वजह से तो आर्मी को एम्प्लॉय किया गया काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के लिए। और उस दौरान ये हम सभी मानते हैं कि जब भी कोई अपने ही इलाके में इंसर्जेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं तो आम लोगों को काफ़ी तकलीफ़ उठाने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे स्कूल के बच्चे स्कूल में जाते हैं तो कहीं कहीं पे स्कूल में कैंप लगा हुआ रहता है, तो उनको बाहर कहीं क्लास करना पड़ता है। आने जाने के लिए गाड़ी वगैरह में चेकिंग होता है, रात को दिन को अलग अलग समय पे घर पे भी कभी चेक करना पड़ता है, तो आके सर्च करते हैं। तो उस प्रकार के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आम लोगों के अंदर एक प्रकार के सेना के खिलाफ या कोई भी सिक्योरिटी फोर्स जो इस प्रकार के ऑपरेशन करते, उनके खिलाफ एक तकरीबन एक गुस्सा सा होता है। वो ये मैंने महसूस किया था जब मैं नॉर्थ ईस्ट में अलग अलग समय पर अलग अलग स्टेट पे डिप्लॉयड था। कुछ हद तक ये जायज़ है, लेकिन ये आम लोगों को भी समझना चाहिए कि ये एक ऑपरेशन का हिस्सा है, जो ड्यूटी का हिस्सा है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं और उसमें बुरा मानने का कोई बात नहीं है। ये जो गुस्सा है इसको दूर करने के लिए मैंने ख़ास तौर पे काफ़ी कोशिश किया था, ताकि हम सेना को आम जवान के नज़दीक ला सके और आपसी जो मन मिताव है, आपसी जो भेदभाव है, एक दूसरे के बारे में जो गलत फहमियाँ है, उनको दूर करने की कोशिश कर सके। और उसका सबसे अच्छा तरीका है नो योर आर्मी मेला अलग अलग जगह पे ऑर्गेनाइज करना। यंग ऑफिसर्स, चाहे वो लेडी हो या वुमेन ऑफिसर हो या मेल ऑफिसर हो, स्कूल कॉलेजेस में जाके बच्चों से बातचीत करना, इस प्रकार के कार्रवाई करते थे। रिमोट एरिया पे ख़ास तौर पे नागालैंड, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी सालों तक
जो आम जनता है गांव के दूर दराज के इलाके में, वो लोग समझते थे असम राइफल ही सरकार है, क्योंकि गवर्नेंस उस समय दूर दराज के इलाके में पहुंचे नहीं थे, तो उनके ऊपर काफ़ी भरोसा करते थे। और जो भी प्रॉब्लम उनको, समस्याएं उनको होता था, चाहे सेना के साथ उसका कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन वो समस्या का हल ढूंढ कर वो आम जनता सेना को अप्रोच करते थे। तो उस प्रकार से भी रिलेशनशिप मैंने देखा है। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहूँगा। हमारे जो भोले भाले जनता है वो कितना वो हॉस्पिटेबल है। तो हम लोग 1990 में जब अब बजरंग हुआ था, तो मैं मेरा यूनिट के साथ में नॉर्थ लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉयड था, और हम लोग एक माजुली गए थे कुछ ऑपरेशन करने के लिए। और उस ऑपरेशन से हम शाम के वक्त जब हम वापस आ रहे थे, तो उस समय 2 फेरी लेके हम माजुली जाना पड़ता था नॉर्थ लखीमपुर से। सो बीच का जो आइलैंड था, उससे जब हम नॉर्थ लखीमपुर की तरफ आ रहे थे तो फेरी ख़राब हो गया। तो हमको और कोई जरिया था नहीं हमको वापस आने के लिए। तो हम लोग 12 थे मेरे साथ में, हम 2 अफसर थे और 10 जवान थे। तो उस देखा हमने 10-12 घर था वहाँ पे। तो एक घर में हम लोग जाके हमने बोला कि हमको रात बिताना है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला ठीक है आप रहिए। और 1 घंटे के बाद में उन्होंने गरम गरम दाल चावल और एक सब्ज़ी हमारे सबके लिए लेके आए। और उस घर का हालत इतना आम एक मिसिंग और ये उन दिनों की बात है जब आर्मी को एक सस्पिशन से देखा जाता था। तो वो लोग आके गरम गरम खाना दिया हम लोगों को। हम लोग खाना खा के हम लोग नीचे एक चादर उन्होंने चादर लेके आए और नीचे चादर बिछा के हम लोग सो गए। अगले दिन सुबह जब फेरी ठीक हुआ तो हम लोग जब आ रहे थे तो हमने उनको पैसा देना चाहा, तो लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि आप हमारा गेस्ट थे और हम गेस्ट से कैसे पैसा ले सके। उस तरफ भावना उस समय भी थे, जो एक मेरे ख्याल से मिसाल होना चाहिए पूरे देश के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जो अभी कहा जैसे कि कुछ पार्ट्स में जैसे कि आसाम राइफल्स को ही माना जाता है सरकार, मैंने ये खुद बल्कि अपनी आंखों से देखा। इवन आई वाज विजिटिंग नागालैंड couple of years back for a shoot, और वहाँ there was a function and लोकल्स जो है आए, कुछ भी किसी के बच्चे को कोचिंग कराना है, किसी का एडमिशन कराना है, किसी का कुछ मेडिकल इशू है, एंड दे वेर सब जो है वहाँ पे एक असम राइफल्स की बटालियन थी, उनको अप्रोच कर रही थी, ऑफिसर से बात कर रहे थे, वो भी रेसिप्रोकेट कर रहे थे। सो लोकल्स का जो एक उम्मीद सा है फोर्सेस से, वो ट्रांजिशन तो आया है, भरोसा और उम्मीद दोनों फोर्सेस पे आया है ओवर द इयर्स। यू आर वेरी करेक्ट। एक्चुअली इफ़ यू सी, मतलब अगर आप देखोगे कुछ इलाके जैसे कि मणिपुर का मरम है, मरम एक सेनापति डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे 3 असम राइफल होता था। एंड दोज डेज क्या होता था, एक असम राइफल बटालियन उसी इलाके में रहते हैं। जैसे कि हमारे चारद्वार तेजपुर के पास उसमें रहता था 5 असम राइफल, फिर 1 असम राइफल रहते हैं मिज़ोरम के उसमें आइजॉल में। पूरा एक छोटा सा गांव था, एक छोटा सा ट्राइब था, बहुत ही उसमें, आई एम टॉकिंग अबाउट प्री इंडिपेंडेंस तब का। और ये मरम जो है वहीं से बड़ा होके उसका डेवलपमेंट उसी असम राइफल कैंप के आसपास से हुआ है। तो असम राइफल के हर एक ऑफिसर, जेसीओ, जवान, फैमिलीज, बच्चे इनके साथ बिल्कुल साथ में बड़े हुए हैं। वो असम राइफल जो 56 ईयर्स एक जगह पे है, वहाँ के बड़े हो गए, उसके बाद उसके बच्चे हुए हैं, बच्चे शादियाँ वहीं पे हुई हैं, कईयों का साथ वहीं लोकल से शादियाँ भी हुई हैं। कई लोग जो कि उत्तराखंड के हैं असम राइफल में या नेपाल के हैं, वो वहाँ पे बच गए हैं, वो इतना उनको अच्छा लगा तो अपना घर बना, वो एरिया बन जाता था। तो ये इसीलिए वो असम राइफल हमेशा उनके लिए हो है, वो कहीं वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता ही नहीं है। अगर कुछ चाहिए तो यहाँ करते हैं। तो असम राइफल के ऑफिसर्स या वो भी जाके फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ अप्रोच करना है किसी के लिए, वो जाके करते हैं। एक अच्छा जगह वो होगा, आप देखिएगा आइजॉल में जो है फर्स्ट असम राइफल था, उसी मुताबिक उनका सीओ का घर एक ही पक्का घर होता था। पहली बार सबसे पहले पक्का घर एक ही था, वो सीओ का था। वहाँ पे कोई भी ज़मीन की एन होता है, रेवेन्यू से पहले सीओ का सिग्नेचर होना पड़ता है उसका कागज़ में। वो अभी वो खैर चला गया, पहले वो इतना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं था, क्योंकि बाकी चीज़ें शिलोंग से कंट्रोल होता था जब ग्रेटर असम होते। सो लेकिन वो
अभी भी चल रहा है कई चीज़ें। जब भी आता है वो कागज़ में, वो सीओ वन असम राइफल का सिग्नेचर का ब्लॉक चल रहा था, इवन एज लेट एज 2010, 11, 12 व्हेन आई वेंट देयर। मेरा काफ़ी सर्विस है। आई कमांडेड असम राइफल बटालियन एंड वो भी 3.5 साल करीब। तो मैं बहुत नज़दीक से देखा हूँ ये पूरा असम राइफल के अंदर लोकल का पॉपुलेशन, जो भी ओल्डर बटालियन है उसमें ज़्यादा है, 70 to 80% लोकल्स होते हैं, मतलब अपने 7 सिस्टर्स से आए हैं, बाकी कुछ ऑल इंडिया क्लास है। सो उनके साथ, उनके घर के साथ, उनके रीति रिवाज, ट्रेडिशन, कल्चर, एवरीथिंग इज टोटली मेस्ड अप एंड देन मेस्ट मतलब इज मेस्ड, मतलब मिले हुए हैं। और वो इसीलिए हर एक चीज़ लोकल वो लोग को सबसे पहला फर्स्ट अथॉरिटी मानते हैं। कुणाल भट्टाचार्य, अगर हम बात करें अरुणाचल की, आज सेंटर ट्राई करिए थ्रू वेरियस प्रोजेक्ट्स वाइब्रेंट विलेज, ताकि बॉर्डर एरिया से लोग जो हैं छोड़ के ना जाए। वहाँ पे जो है फोर्सेस बहुत क्लोजली काम करती है, पीस जोन है, लेकिन आगे चाइना है, इसलिए बहुत ही क्रूशियल है। लोकल से कोई दिक्कत नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और शायद से सबसे ज़्यादा क्लोज कोऑर्डिनेशन एक पीस जोन कह सकते हैं, जहाँ पे फोर्सेस का लोकल्स के साथ अरुणाचल में ही होता है, एंड इट इज़ कल्टिवेटेड ओवर द ईयर्स। हाउ डिफरेंट इज दैट फ्रॉम अदर पार्ट्स? अरुणाचल और मणिपुर हो या दूसरे है, उसमें काफ़ी फर्क है। पहला चीज़ आपने जो बताया है, अरुणाचल में लोकल्स और फौज का जो मैशिंग है या मिलन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और दूसरी चीज़, क्योंकि अरुणाचल में इतने ट्राइब्स हैं, हर एक ट्राइब का अपना लैंग्वेज है, तो अभी अरुणाचल में मैक्सिमम हिंदी का प्रचलन हो गया है, और उस वजह से फौज के साथ उनका तालमेल और भी बढ़ गया है। और मैंने देखा है कि खास तौर पे ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ है, उसके बाद एक जो माइग्रेशन चल रहा था कि बॉर्डर टाउन्स को खाली करके लोग ईटानगर या नाहरलगुन या आजकल नामसाई, ये सब इलाके में जो आते थे, पर मैं अभी देख रहा हूं कि काफी लोग अपने घर में रह के, अपने गांव में रह के, छोटा मोटा कुछ ये करके वहीं बसना चाह रहे हैं। नहीं तो काफी लोग बाहर आ रहे थे, गुवाहाटी आ रहे थे, कलकत्ता मुंबई भी जा रहे थे। मैं समझता हूं कि कुछ और साल अगर हो जाए, ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये बहुत ही सफल होगा। मैं समझता हूं अरुणाचल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिविलियन और आर्मी के तालमेल बहुत ही अच्छा है। और दूसरा, चाइना के साथ आगे अगर कुछ ये हो, प्रॉब्लम हो, तो मेजर एक्शन विल बी इन अरुणाचल। देयरफॉर ये वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है, ये हमारे एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट सिस्टम है फोर्सेस के लिए भी। एंड इवन इस पे मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अरुणाचल में काफी साल रहा है। तो जैसे विजयनगर एक इलाका है, विजयनगर इलाका में काफी असम राइफल्स और ऐसे लोगों को सेटल किया गया है जी। और उस दैट कैन बी अ मॉडल फॉर अदर्स ऑल्सो, क्योंकि वो मिनी, मैं बोलूंगा मिनी इंडिया एक हो चुका है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि विजयनगर प्रोवाइड्स अ पैसेज फ्रॉम म्यांमार, ये जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज हो या उनका आने का, विजयनगर इज ऑन द पैसेज। सो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट कि हम ये वाइब्रेंट विलेज, मॉडल विलेजेस बनाएं, हर जगह के लोगों को वहां सेटल करें, ताकि हमारे लिए एक of course Vijayanagar model is something that you mentioned, and the only thing that of course the center has been doing, the government has been doing, जो local sentiments है उनको भी into account लेना पड़ेगा। There have been issues, but definitely it's a successful model. We'll take a very short break, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, कहीं मत जाइए, जो अगला पड़ाव है इसका बहुत ही एक्साइटिंग रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपकी बात। हमारे साथ जुड़े हैं कुछ बहुत ही खास मेहमान और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है अभी तक का ये डिस्कशन। लेफ्टिनेंट जनरल कलिता, यू हैव सर्व्ड इन वेरियस प्लेसेस, ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कई इलाकों में आपने सर्व किया है,
एंड आई एम श्योर बहुत ही एक्साइटिंग रहा होगा आपका सर्विस कैरियर। क्या आपको ऐसे कुछ वाकया या इंसिडेंट याद आता है विच यू रिकलेक्ट, जो रिकलेक्ट करते आपके आंखों में एक चमक आ जाए, एक ट्विंकल आ जाए, समथिंग लाइक दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड ऑफ कोर्स, और इट कुड बी अ थ्रिल, इट कुड बी अ थ्रिल किसी ऑपरेशंस में हो एंड देन यू नो यू प्रॉब्ली थॉट कि इट्स अ डिफिकल्ट वन एंड यू गॉट आउट ऑफ इट, यू नो, डिस्पाइट ऑल ऑड्स, समथिंग लाइक दैट यू वुड लाइक टू शेयर आज हमारे दर्शकों के साथ। इस प्रकार के तो काफ़ी हादसे हैं हम सबके ज़िंदगी में, लेकिन क्योंकि मैं एक मीडिया हाउस के स्टूडियो में बैठा हूँ तो मैं एक मीडिया के साथ का इंसिडेंट के बारे में बताना चाहूँगा जो कश्मीर में हुआ था। ये 1998 की बात है और उस समय मैं एक कंपनी कमांडर था, लाइन ऑफ कंट्रोल जो कश्मीर में था, उरी के इलाके में, बेसिकली उरी के इलाके में बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल में मेरा कंपनी था। और उस समय वो काफ़ी फायरिंग होता था, फायरिंग एक्सचेंज होता था हमारे और पाकिस्तान के बीच में। तो मुझे खबर मिला था अगस्त के महीने में कि 15 अगस्त को एक मीडिया टीम आना चाहते हैं उस जिस पोस्ट में मैं था, वहाँ पे आके वो 15 अगस्त को सीमा पर कैसे सेना सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मनाते हैं, उसके बारे में एक वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। तो आप लोग भी अभी भी वो काफ़ी मीडिया हाउसेज जाते हैं। तो 14 अगस्त को शाम के वक्त वो मीडिया टीम एक गाड़ी में ऊपर आ रहे थे हमारे पोस्ट की तरफ, और जैसे वो मिडवे में पहुँचे तो तकरीबन डिस्टेंस अबाउट 4-5 किलोमीटर था, तो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग शुरू हो गया। तो उनको छुपा के कहीं पे शेल्टर लेके फिर फायरिंग के बीच में जो गैप था, बड़ी मुश्किल से दोनों को पहला एक्सपीरियंस था इस प्रकार के फायरिंग के बीच में चलना। तो उनको हम मोटिवेट करके ऊपर ले आए और ऊपर जैसे हमारे बंकर थे, बंकर में उनको रहने के लिए बोला। जब मैं कंपनी कमांडर था, एक लेडी थे और एक मेल रिपोर्टर था। सो द मेल रिपोर्टर वाज शेयरिंग द रूम विथ मी, क्योंकि हमारे पास गेस्ट रूम एक ही था, तो उसमें वो दैट लेडी रिपोर्टर थे। रात को हम लोग एक साथ खाना वाना खा के हम सो गए और तकरीबन 11 बजे फिर हेवी फायरिंग शुरू हो गया था। जैसे फायरिंग शुरू हुआ तो मेरे साथ जो मेल रिपोर्टर था वो भी उठ गए, मैं भी उठ गया, तो मैं बाहर जाने लगा। तो वो रिपोर्टर मुझे पूछा कि आपको डर नहीं लगता है, अब बाहर फायरिंग हो रही है, आप बाहर जा रहे हो? तो मैंने उनको बोला कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो हम रिप्लाई कैसे करेंगे, मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो मेरे जवान कैसे अपने बंकर में जाएंगे, फायरिंग पोजीशन में जाके कैसे फायर करेंगे, तो आपका रिस्क है। तो उसने बोला, मैंने बोला रिस्क तो है, वो तो हमारे हर कदम रिस्क रहता है। तो मैं बाहर गया, फिर हम लोग फायरिंग वगैरह किया 1 घंटे के आसपास, और फायरिंग करके फिर वापस आ गए। अगले दिन सुबह कोई फायरिंग वगैरह नहीं हुआ। 15 अगस्त में के दिन हम लोगों ने फ्लैग होस्टिंग किया, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो भी शूट करना था शूट किया। और जाते समय वो दोनों रिपोर्टर्स मेरे सामने खड़े होकर मुझे सैल्यूट किया, बोलते हैं कि आई सैल्यूट द स्पिरिट ऑफ इंडियन आर्मी। आई थिंक दैट वाज अ वेरी टचिंग मोमेंट व्हिच आई स्टिल रिमेंबर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एंड इट वाज मस्ट हैव बीन उनके लिए भी एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा होगा। और जो फर्स्ट हैंड हमारे यहाँ पे क्या है कि ऑफ कोर्स झट से हम फोर्सेस को ब्लेम कर देते हैं कि ये ऐसे क्यों नहीं, ऐसे भी किया जा सकता था, आपको एहतियात बरतना चाहिए था कुछ ऑपरेशंस में। बट किस कंडीशन में हमारे जवान हमारे फोर्सेस काम करते हैं जब आपके ऊपर व्हेन बुलेट्स आर फ्लाइंग। आस्क अ मैन हु इज इन द सीन, जो उस मौके में है, उस वक्त वहाँ पे है, उससे पूछे कि वो क्या डिसीजन लेता है। ही हैज़ एवरी राइट probably to take that decision for himself, because he's the man whose life is on the firing range जो लगा हुआ है। So that is something, उतना छूट तो बनता है हमारे फोर्सेस को, ये मानना है। खैर सर ने बहुत ही चालाकी से ये टर्न कर दिया और मीडिया के ऊपर ही ला दिया, बट इट वाज स्टिल अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस इवन फॉर हिम, बिकॉज 2 लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए लाना। Countering the enemy forces on your own is one thing, and when you have people to protect, civilians to protect, जो challenge है वो 3 times 4 times maybe 10 times बढ़ जाता है। So it's a job well done. I'm not surprised.
हमारी फौज इसके लिए जानी जाती है, वेरी प्रोफेशनल। सर ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको याद आ रहा हो? तो बिल्कुल सिमिलर तो नहीं है, लेकिन ये भी मीडिया के साथ ही है, थोड़ा सा कनेक्टेड है, बट दिस इज आई एम टेलिंग यू कि हाउ अगेन अ पर्सन आफ्टर रियलाइजिंग दैट ही हैज टेकन अ रॉन्ग स्टेप, आस्क्ड अ रॉन्ग थिंग एंड देन फाइनली अंडरस्टूड इट। मैं ग्लेशियर में डिप्लॉयड था, सियाचिन ग्लेशियर में, तो 89 की बात है। तो नो मीडिया वाज अलाउड दोज डेज, एंड इन अराउंड आई थिंक मई जून के समय पहली बार मीडिया वाज, इंटरनेशनल मीडिया, एवरीबडी वाज अलाउड। बस 2-3 days बिफोर दैट आवर ओन इंडियन मीडिया, only that time one channel was there, so that they came, that is a TV channel. And I still remember the person name, and the person always comes in my face. तो somehow I just finished my that there are particular time होता है कि इतना ही आप एक पोस्ट में रहते हो, सभी का बंधा हुआ है, किसी का 60 days 90 days। मेरा टेन्योर जहाँ पे भी जो